अरे बहू, रोटी ना बनी कि अभी तक? अंधेरा घिरने को आया, तुझे पता है ना, मुझे सूरज छिपते ही खाने की आदत है। अम्मा, वो उपले गीले थे ना, इसलिए आँच जल नहीं रही थी। मैं तो इतनी देर से लगी हूँ चूल्हा जलाने में। रहने दे, ज़्यादा बात मत बना। देख रही हूँ जब से पेट पड़ा है ज़्यादा ही हाथ पैर ढीले हो गए तेरे। अरे हमने भी तो 6-6 बच्चे जने हैं, हमने तो कभी यूँ हाथ पैर ना छोड़े। और तेरा ये आलस देखकर तो लगता है कि इस बार भी छोरी ही जन्मेगी तू। ये कहाँ की बात कहाँ लेकर आ गई आप? इसमें छोरा छोरी की कौन सी बात आ गई? हर काम तो टाइम से करके दे रही हूँ, फिर भी आपको आदत है सुनाने की। मशीन तो हूँ ना मैं, बस जुबान कितनी भी चलवा लो तुझसे। अब जल्दी से रोटी बना दे, या भूख को मारने की कसम खा रखी है। देख तो रही हो आप भी, कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ, पर उपले जलने का नाम नहीं ले रहे। दुर्गा के पिताजी भी आते ही होंगे। अरे कल से ही बादल हो रहे थे, तो क्यों ना ईंधन पहले से ही अंदर रख लिया। यही तो तेरी लापरवाही है। जल्दी कर, रमेश भी आता ही होगा, कह कमलेश की सास बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। इतनी बातें सुना गई, इतना नहीं हुआ कि तबीयत खराब है तो थोड़ा बहुत हाथ ही बटा दूं। बस अपने काम का गुणगान करती रहेगी, जैसे हम देखने आए थे कितना काम करती थी उस समय। अब तो एक तिनका भी इधर से उधर उठाकर नहीं रखती, और पहली रोटी बनते ही सबसे पहले थाली लेकर आ जाएगी। और वही हुआ, जैसे ही कमलेश ने एक रोटी बनाकर रखी, तभी उसकी सास अंदर आते हुए बोली, आवाज तो लगा देती रोटी बन गई, डालकर देना तो दूर की बात है, कहे उन्होंने जैसी ही रोटी उठाई। अरे ये रोटी बना रही है या पत्थर? पता है ना, इतनी कड़क रोटी मुझसे ना खाई जाती। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? देख रही है ना आग कैसे मर मर के जल रही है। तवा अच्छे से गर्म होता ही नहीं, इसलिए ही तो कड़क रोटी सिक रही है। और क्या मुझे आपसे दुश्मनी है? दुर्गा को भी अंदर भेज दो, वो तो कभी खुद से आएगी नहीं, रोटी खा लेगी, नहीं तो फिर अपने पापा के साथ खाने लगेगी तो ना उसको खाने देगी ना खुद खाएगी। तूने ही सिर चढ़ा रखा है, छोरियों को कौन इतना प्यार कर रहे हैं। दूसरे घर जाएगी तो नाम ही रखवाएगी। आज ही जा रही है क्या वो दूसरे घर? 3 साल की तो हुई है अभी। तभी कमलेश के पति भी आ गए। उनको आते देख दुर्गा उनसे चिपटते हुए बोली, पापा क्या लाई मेरे लिए बताओ पहले। अरे पहले हाथ मुंह तो धो लेने दे, फिर बताता हूँ। नहीं पहले दो मुझे। उसकी जिद देख रमेश ने जेब से एक टॉफी निकालकर उसे दे दी। खुश होते हुए दुर्गा रसोई में कमलेश के पास आई और बोली, माँ देखो पापा मेरे लिए टॉफी लाए हैं। अच्छा टॉफी बाद में खा लेना, पहले रोटी खा ले। मैं तो पापा के साथ ही खाऊंगी। अरे रहने दे छोरी, तू मेरे साथ खा ले, मैं खिलाती हूँ तुझे। ना दादी, मैं तो अपने पापा के साथ ही खाऊंगी, आपके साथ नहीं। आप गंदे हो, मुझे घुमाने क्यों नहीं ले गए खेत में? बारिश होने वाली थी ना, कैसे लेकर जाती बता। बहुत जिद्दी हो गई है तू। कमलेश ज़्यादा लाड मत लड़ाया कर। हमारी सास तो कहती थी जितना छोरियों से लाड करोगे उतनी ही भगवान छोरियां देगा। अम्मा जी आपकी बातें समझ से परे है। कभी तो आप खुद ही दुर्गा को इतना प्यार करो, कभी इतना बुरा भला कहो। अरे मुझे के पोती अच्छी ना लगे। अरे ये तो है भी बिल्कुल अपनी बुआ जैसी सुतरी सी। इसकी तरफ से तो मुझे चिंता ना है, कोई भी देखते ही पसंद कर लेगा। पर इसका मतलब ये ना है कि तू दूसरी भी छोरी ही पैदा करे। छोरी तो एक ही बहुत है तीज त्योहार के लिए, फिर एक इसकी बुआ है ही। इस बार तो मैं पोते का ही मुंह देखना चाहूँ। देख तेरी दोनों जेठानियों को 2-2 लड़के हैं। मैं चाहूँ कि इस बार मेरे रमेश के यहाँ कुल दीपक ही पैदा हो। अम्मा अब फिर वही बातें लेकर बैठ गई। ये सब क्या मेरे हाथ में है? और जैसे मैं ना चाहूँ कि मेरे लड़का हो। मुंह बनाते हुए कमलेश बोली, आज फिर किस बात पर तुम दोनों सास बहू की बहस हो रही है? रमेश अंदर आते हुए बोला, और भाग्यवान तुमने क्यों मुंह सुजा रखा है? क्या हुआ अम्मा? तू ही पूछ ले इससे, भले की कहो तो भी सास बुरी ही रहेगी, कह कमलेश की सास बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। क्या हुआ? अब तू कुछ बताएगी या फिर मुंह ही फुलाए रखेगी? अब तुम्हारी माँ ऐसी बातें करेगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। आज फिर बैठ गई थी वही पोते की बात लेकर। अब ये सब मेरे हाथ में है क्या? तुम ही बताओ। अच्छा शांत हो जा, ज़्यादा माँ की बातों को दिल पर मत लिया कर। अच्छा जी अब एक बात बताओ, अगर मुझे इस बार भी लड़की हुई
तो क्या आप मुंह फेर लेंगे मुझसे? लगता है तेरा भी माँ की बातों को सुन सुनकर दिमाग फिर गया है। बेटा हो या बेटी, बस तेरे जैसे ही सुतरे होने चाहिए। कहते हुए रमेश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। कमलेश कसमसाती सी बोली, छोड़ो जी, आपको तो हर बात में बस यही सब कुछ सूझता है। अम्मा आती ही होगी, क्या सोचेगी? अम्मा ना आने वाली अंदर, कह रमेश ने उसके गालों पर। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। रात से ही कमलेश को प्रसव पीड़ा हो रही थी। रमेश उसे लेकर जब अस्पताल जाने लगा तो अम्मा जी ने अपने पितरों के नाम से उठाकर पैसे रख दिए और बोली, भैया मैं तो तेरे साथ ना चलूँगी, ऐसे ही बहुत घबराहट हो रही है, तुम जाओ, मैं तो यहीं बैठ भगवान से अपने पोते के लिए प्रार्थना करती हूँ। जाओ और जल्दी ही खुशखबरी लाना। अगले दिन शाम को रमेश कमलेश को जब अस्पताल से वापस लेकर लौटा तो अम्मा जी ने आगे बढ़ पूछा, रमेश तूने कल से फ़ोन क्यों नहीं किया? पता है मुझे कितनी घबराहट हो रही थी। पोता हुआ है ना, जल्दी बता, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। ना माँ, कन्या प्रेमेश्वरी आई है इस बार भी। सुनते ही रमेश की माँ वही माथा पकड़ बैठ गई और बोली, मैं तो पहले ही इसके लक्षण देखकर बता रही थी, लगता है तेरे बेटे का मुंह ना देख पाऊंगी। उनकी बातें सुन कमलेश का मुंह उतर गया। ये देख रमेश उसे अंदर ले गया और लिटाते हुए बोला, तू परेशान मत हो, बड़े बूढ़े की आदत होती है बोलने की। अभी देखना आकर कैसे अपनी पोती को गोद में उठा लेगी। बाहर आकर रमेश ने अपनी माँ से कहा, माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? वो भी तो हमारी ही बेटी है, चल अंदर चल, उसे आशीर्वाद दे और जो नेक करना है कर। बड़ी मुश्किल से रमेश की माँ उसके साथ अंदर गई। रमेश ने लड़की को उनकी गोद में जैसे ही दिया, उस लड़की को देख एकदम से चिल्लाते हुए वो बोली, बहू ये क्या कोयला जन दिया तूने? एक तो लड़की, ऊपर से इतनी काली, तूने तो मेरे बेटे के भाग फोड़ दिए। हे भगवान, किन कर्मों की सजा दे रहा है तू हमें? कौन ले जाएगा इस लड़की को? कोई बैठने भी ना देगा इसे अपने पास, कह वो रोती हुई बाहर निकल गई। कमलेश तो पहले ही लड़की होने पर डर रही थी, अब अपनी सास का ये बर्ताव देख वो और भी रोने लगी। उसे यूं रोता देख रमेश गुस्से से बोला, लगता है पागल हो गई हो तुम सास बहू। अरे बच्चा जन्मा है, घर में कोई मातम थोड़ी ना हो रहा है जो तुम रोए जा रही हो। उसका तो समझ आ रहा है, पर तू क्यों रो रही है? तुझे भी लड़की देखकर खुशी ना है क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने इसे अपने पेट से जन्मा है, अपने पेट से जना पत्थर भी प्यारा हुए, फिर अपनी बेटी मुझे प्यारी ना होगी? मेरे लिए तो ये चांद का टुकड़ा है। मैं तो बस आपके लिए सोचकर दुखी हूँ कि एक तो आपको बेटा ना दे सकी, दूसरी बेटी दी तो वो भी आप ही तो कह रहे थे जी, बेटी हो तो सुंदर सी हो। अब तुझे किसने कह दिया कि हमारी बेटी सुंदर नहीं है? क्या काले बच्चे सुंदर नहीं होते? देखो कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी, कैसे टुकुर टुकुर देख रही है। कृष्ण जी भी तो काले थे, फिर क्यों सब उनके जैसे ही बच्चे की कामना करते हैं? ये तो मेरी कृष्णा है, हम इसका नाम कृष्णा रखेंगे। और तू देखना, माँ भी ज्यादा दिन हमारी कृष्णा से दूर नहीं रह पाएगी। मैं जानता हूँ उन्हें, वो जितना दिखाती है उतनी सख्त नहीं है वो। अपनी बेटी को गोद में ले, प्यार करते हुए रमेश बोला। इतनी देर में ही दुर्गा अंदर दौड़ते हुए आई और अपनी छोटी बहन को देखते ही बोली, मम्मी ये मेरा भाई है क्या? नहीं बेटा, बहन है तेरी। अरे वाह, मुझे तो बहन ही चाहिए थी। अब ये मेरी सहेली बनेगी और मैं इसकी दीदी, है ना पापा? वैसे हम इसका नाम क्या रखेंगे पापा? इसका नाम कृष्णा है, दुर्गा की बहन कृष्णा। अले मेरी प्यारी कृष्णा, मेरी छोटी सी परी, देखो पापा कैसे मुझे देख मुस्कुरा रही है। अपनी दीदी पसंद आ गई इसे। अच्छा, मैं अपनी सब सहेलियों को बताकर आती हूँ कि मेरी बहन आई है, कह दुर्गा बाहर दौड़ गई। रमेश व दुर्गा की बातों से कमलेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन ही रमेश अपनी बहन मीना को कमलेश के जापे में उसकी देखभाल के लिए ले आया। मीना ने आते ही वही दूसरी लड़की होने का राग अलपना शुरू कर दिया और बोली, भाई अब तो तुझे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। दो दो बेटियों का बाप बन गया है तुम, अब इसे कमाई में ना लगेगा तो पूरा ना पड़ेगा। मुझे तेरी फिक्र हो रही है। तू मेरी फिक्र मत कर, अभी तो अपनी भाभी की अच्छे से सेवा पानी कर, जिससे जल्दी से जच्चा बच्चा तंदुरुस्त हो उठे और भगवान ने
इसका भाग्य पहले से ही लिख दिया है। क्या पता मेरी बेटी के भाग्य से मेरी भी किस्मत बदल जाए। मेहनत तो मैं खूब करूँगा, लेकिन इनकी शादी की सोचकर नहीं, बल्कि अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाकर पैरों पर खड़ा करूँगा। 15 दिन बाद जब मीना जाने लगी तो रमेश व उसकी पत्नी ने उसके लिए विदाई के कपड़े व पैसे देने चाहे तो वो बोली, रहने दे भाई, बेटी हुई है, कोई बेटा थोड़ी ना जो तेरा खर्चा करवाऊंगी। ये तो मेरा फर्ज था। अरे बेटा हो या बेटी, तेरा नेक तो बनता है ना, इसे तू रख और मेरी बेटियों को आशीर्वाद दे। कहते हुए रमेश ने उसे सामान दे दिया। कृष्णा सांवली जरूर थी, लेकिन उसके नैन नक्श बहुत ही तीखे थे। उस पर बड़ी बड़ी आंखें उसका ध्यान आकर्षित करती थी। पहले पहल जो उसे देखकर बातें बनाते थे, अब वही आस पड़ोस की औरतें कृष्णा को बहुत प्यार करने लगी थी। कमलेश की सास भी अब अपनी इस पोती में धीरे धीरे मुंह बढ़ने लगा था। वो भी अब उसे लाड दुलार करती, वो उसका पूरा ध्यान रखती। कमलेश को ये देख बहुत ही ठंडक मिलती। दुर्गा जहाँ बहुत तेज तर्रार व नटखट स्वभाव की थी, कृष्णा इसके उलट बहुत ही सीधी और शांत थी। वो कभी भी किसी बात की जिद नहीं करती, वही दुर्गा पक्की जिद्दी। हाँ, कृष्णा का पूरा ध्यान रखती थी। क्या मजाल की कोई उसकी बहन को कुछ कह दे, फिर तो उसकी खैर नहीं। कृष्णा अब 4 साल की हो गई थी और रमेश ने उसका नाम दुर्गा के स्कूल में ही लिखवा दिया था। पहले दिन कृष्णा स्कूल गई तो सभी लड़कियां उसे कल्लो कल्लो कहकर चिढ़ाने लगी। सीधी सादी कृष्णा उनकी बातें सुन रोने लगी। जब दुर्गा को ये पता चला तो वो आधी छुट्टी में उन लड़कियों से भिड़ गई और उन्हें डांटते हुए बोली, खबरदार जो फिर कभी किसी ने मेरी बहन को उल्टा सीधा बोला तो। इसी बीच कमलेश ने एक बेटे को जन्म दिया। दादी को पोता और बहनों को भाई मिल गया था। परिवार में सभी बहुत खुश थे। कृष्णा 10वीं और दुर्गा 12वीं क्लास में पहुंच गई थी। कृष्णा एक मेधावी छात्रा थी, अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल रहती। वही दुर्गा का मन पढ़ाई में बिल्कुल ना लगता था। उसे तो सजना संवरना, नाचना गाना और फिल्में देखना ही भाता था। बोर्ड के नतीजे आने के बाद जैसे ही सबको आशा थी वही हुआ। कृष्णा ने अपनी कक्षा व स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया और दुर्गा ने किसी तरह खींचतान 12वीं पास की। साथ ही साथ उसने ऐलान कर दिया कि वो अब आगे नहीं पढ़ना चाहती। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, किंतु उसने तो ना पढ़ने के लिए कसम उठा ली थी। ऊपर से रहा सहा दादी ने उसका साथ दे दिया। दादी रमेश से बोली, तू कृष्णा को ही पढ़ा ले, वही पढ़कर अफसर बन जाएगी। अरे लड़की है, पढ़ाई के अलावा 100 चीजें होती है सीखने को। सिलाई कढ़ाई सीख लेगी, रसोई में अपनी माँ की मदद कर, खाना बनाना तो लड़की को आना ही चाहिए, तभी आगे जाकर घर बसा पाएगी। पढ़ाई करने से अच्छा घर बार ना मिलेगा इनको। ये सब सुन दुर्गा बोली, दादी मैं सिलाई कढ़ाई नहीं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहती हूँ। ये सुन दादी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रही है तू दुर्गा, ये काम ही रह गए थे क्या? मुझे तो पसंद ना है ये सब। दादी अब लड़कियां सिलाई कढ़ाई नहीं, यही सब सीखती है, यही आगे काम आता है। और जिद करके वो ब्यूटिशियन का कोर्स करने लगी। वही कृष्णा ने आगे की पढ़ाई के लिए साइंस स्ट्रीम ली। उनका भाई भी अब 8वीं क्लास में पहुंच गया था, लेकिन वो तो दुर्गा से भी 2 कदम आगे निकला। उसका तो पढ़ाई से कोसों तक नाता ना था। रमेश व उसकी पत्नी हमेशा उसके लिए चिंतित रहते थे। कुछ कहो तो दादी कहने ना देती। उनके लाड प्यार के कारण ही वो हाथ से निकला जा रहा था। देखते ही देखते 2 साल निकल गए। 12वीं के नतीजे भी आ गए। जैसी सबको आशा थी, कृष्णा ने पूरे जिले का नाम रोशन किया और वो प्रथम स्थान पर आई। सभी गांव वालों ने रमेश को कृष्णा की सफलता के लिए बहुत बधाई दी। रमेश व कमलेश तो अपनी बेटी की कामयाबी पर फूले ना समा रहे थे। रमेश ने अपनी माँ से कहा, देखा माँ, मैं कहता था ना कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, और देख लिया आज तुमने। गांव वाले आकर कैसे बधाई दे रहे हैं। उसकी बातें सुन दादी ने भी कृष्णा के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, हाँ रमेश, तू ठीक कह रहा था। वैसे अब तो इनकी पढ़ाई पूरी हो गई। अब दोनों बहनों के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दे। आजकल अच्छे लड़के आसानी से कहाँ मिलते हैं। अपने जीते जी अपनी पोतियों का ब्याह देख जाऊं, न जाने कब सांसें बंद हो जाए। क्या बात कर रही हो माँ, आप 100 साल तक जियोगी।
दादी की बातें सुनकर कृष्णा बोली, पापा मुझे अभी आगे पढ़ना है और इसके लिए अब मुझे कॉलेज जाना होगा। मेरा सपना पढ़ाई कर एक अच्छी सी नौकरी करना है जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्या कह रही है तू कृष्णा, कॉलेज जाएगी? आज तक हमारे गांव की कोई लड़की बाहर ना गई है, लोग बातें बनाएंगे, आगे रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। दादी लोगों के डर से क्या मैं अपना भविष्य खराब कर दूं? पापा आप समझाइए दादी को। ठीक ही तो कह रही है कृष्णा, पढ़ने दो इसे, इतनी होशियार लड़की हमें भगवान ने दी है और हम अभी से इसे घर गृहस्थी के झंझटों में डाल दें। वैसे अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है। माँ तू शादी ही देखना चाहती है तो दुर्गा के लिए बात चली ही रही है, भगवान ने चाहा तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। जैसी तेरी मर्जी, तूने कब बात मानी मेरी, कर अपनी मनमानी। उम्र निकल गई ना फिर मत कहियो, समझाया ना था माँ ने। दुर्गा का रिश्ता एक बहुत अच्छे घर में तय हो गया था। दुर्गा वैसे ही खूबसूरत थी, लड़के वालों ने देखते ही हामी भर दी। कुछ ही महीनों बाद धूमधाम से दुर्गा की शादी हुई। विदाई के समय कृष्णा बहुत ही भावुक हो गई थी। दुर्गा ने उसे समझाते हुए कहा, कृष्णा तू बहुत भोली है, अपना ध्यान रखना और मम्मी पापा का भी। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना, अपनी बहन को पराया मत समझना। ये क्या कह रही हो दीदी, आप ही तो हो जो मेरे दिल की हर बात समझती हो। आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। कमलेश देख रही थी कि जब से कृष्णा कॉलेज जाने लगी थी वो कुछ बुझी बुझी सी रहती है। एक दो बार उसने पूछा भी लेकिन कृष्णा टाल गई। कमलेश को लगा हो सकता है नया माहौल है तो उसे समय लगे वहाँ ढलने में, लेकिन जब 2-3 महीने बाद भी वो वैसे ही गुमसुम रहती तो कमलेश से रहा ना गया और उसने कहा, कृष्णा क्या तू अपनी माँ को नहीं बताएगी अपने मन की बात? तुझे क्या परेशानी है, तू क्यों उदास रहती? उनकी बातें सुन वो बोली, माँ कॉलेज का माहौल स्कूल के माहौल से बिल्कुल अलग है। हर कोई अपनी ही दुनिया में मस्त है, कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। मैंने 1-2 बार अपनी ओर से पहल भी की किंतु सब मुझसे बचकर निकल जाते हैं। यहाँ तक कि मेरे लेक्चरार भी मुझसे सही से बात नहीं करते। क्या मैं काली हूँ इसलिए? क्यों लोग रंग रूप ही देखते हैं? लगता है मैंने गलती कर दी वहाँ जाकर, कहकर वो रोने लगी। ये देख कमलेश उसे चुप कराते हुए बोली, ना मेरी बच्ची, तू कब से ऐसी बातों पर ध्यान देने लगी? भूल गई मैंने तुझे क्या समझाया था? लोग तो कई बातें बनाएंगे लेकिन तू दिल पर मत ले, तू अपने उद्देश्य से मत भटक। लोगों की बातों को अपनी कमजोरी मत बना बल्कि उन्हें अपनी हिम्मत बना। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। देखना जो तुझसे अब दूर भाग रहे हैं थोड़े दिनों बाद आकर खुद तुझसे दोस्ती करेंगे। रंग रूप का क्या है, ये तो उम्र के साथ ढल जाएगा, लेकिन तुझे तो ईश्वर ने इतनी कुशागर बुद्धि व अनेकों प्रतिभा से बख्शा है और देखना तेरी बुद्धि का लोहा सभी मानेंगे। कृष्णा ने अपनी माँ की बात गांठ बांध अपने लक्ष्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कॉलेज में पढ़ाई शुरू होती जा रही थी वैसे वैसे ही लेक्चरार व सभी स्टूडेंट्स कृष्णा की मेधा के कायल होते जा रहे थे। जो स्टूडेंट्स कृष्णा की सादगी व रंग का मजाक उड़ाते थे आज अपनी सोच पर शर्मिंदा थे। कॉलेज में आकर भी कृष्णा अपनी सीमा नहीं भूली थी। वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देती और दोस्तों के कहने पर भी उनके साथ घूमने फिरने बाहर नहीं जाती थी। उधर दुर्गा के ससुराल वाले व रिश्तेदार भी उसके व्यवहार कुशलता से बहुत खुश थे। जाते ही उसने अपने घर परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी। जब भी रमेश दुर्गा के यहाँ जाता दुर्गा के सास ससुर उसका गुणगान करते ना थकते। रमेश हमेशा कमलेश से यही कहता था कि जरूर हमने मोती दान किए होंगे जो हमें इतनी लायक बेटियां मिली है। एक ने तो अपनी पढ़ाई के दम पर और दूसरी ससुराल वालों की सेवा कर हमारे दिए संस्कारों का मान रख रही है। कौन कहता है बेटियां बोझ होती है? ऐसी बेटियां तो किस्मत वालों को ही होती है। लेकिन जहां एक तरफ उसे अपनी बेटियों की ओर से तसल्ली थी वही दूसरी तरफ उसका बेटा दीपक हमेशा उसकी चिंता का कारण बना रहता। उसकी संगत ऐसे लड़कों के साथ हो गई थी जो पढ़ते लिखते तो ना थे, हाँ कई ऐब जरूर करते थे और वही ऐब अब धीरे धीरे दीपक में भी आते जा रहे थे। सभी घर वाले उसे समझाकर थक गए थे लेकिन वो एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। स्कूल वालों ने
रमेश को कह दिया था कि अगर इसकी आदतों में सुधार ना हुआ तो इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि एक बच्चे के कारण दूसरे बच्चों का भविष्य खराब हो। वर्ष पंख लगाते ही बीत गए। दुर्गा एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई थी और कृष्णा ने नई ऊंचाइयों को छूते हुए बीएससी फर्स्ट डिवीजन से पास की। उसके नाम के साथ एक नया तमगा जुड़ गया, गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा। दीक्षांत समारोह में वह अपने माता पिता के साथ पहुंची। अपनी बेटी को सम्मानित होता देख रमेश और कमलेश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कृष्णा शुरू से ही साइंटिस्ट बनना चाहती थी और उसका ये सपना कॉलेज से मिली स्कॉलरशिप ने पूरा कर दिया। उसे अगले महीने अमेरिका जाने का निमंत्रण मिला था। जिसने भी सुना कृष्णा को बधाई देने दौड़ा चला आया। कल तक उसे उसके रंग के कारण कोयला कहने वाले आज उसे सिर आंखों पर बिठा रहे थे। कृष्णा इन सब बातों से कहीं आगे निकल अपने सपनों की दुनिया में मगन अमेरिका जाने की तैयारियों में जुट गई थी। रमेश भी अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने के लिए उसकी पूरी मदद कर रहा था। सभी बहुत खुश थे। कमलेश एक दिन खाना खाते हुए बोली, अगर आज अम्मा जिंदा होती है तो देखती हमारी बेटी अपने बलबूते पर आसमान छूने चली है। सच कह रही हो तुम। आज तक कोई लड़की 12वीं के बाद कॉलेज नहीं गई थी और हमारी बेटी तो अब विदेश जाने की तैयारी में है। ये तो दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल बनकर निकली है। आज इससे प्रेरणा ले गांव वाले अपनी बेटियों को भी बेटों की तरह आगे पढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसने ये धारणा ही बदल दी कि बेटे ही कुल का नाम रोशन करते हैं। कृष्णा ने हमारा नाम ही नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम भी रोशन कर दिया है। कृष्णा के जाने में 1 हफ्ता ही बचा था। उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। एक दिन शाम पुलिस रमेश के घर पहुंची। पुलिस को देख पूरा परिवार सकते में आ गया। पता चला दीपक अपने दोस्तों के साथ चोरी करते हुए पकड़ा गया है। सुनकर रमेश को इतना सदमा लगा कि वो वहीं बेहोश हो गया। कृष्णा ने दुर्गा को फोन कर दिया और वो जल्दी से उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। दुर्गा व उसका पति थोड़ी देर में ही अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। सुनकर सभी बहुत घबरा गए और रोने लगे। तब डॉक्टर ने उन्हें समझाते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन इनका बहुत ध्यान रखना होगा। कोई ऐसी बात इनके सामने ना कहे जो इनके दिल को धक्का दे। 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद रमेश को छुट्टी मिल गई। दुर्गा के पति ने दीपक की जमानत करवा दी। घर पर जब वो आया तो रमेश ने उसे बहुत धिक्कारा, उसे घर से निकल जाने को कहा। तब दुर्गा के पति ने उनसे कहा, पापा इसकी चिंता ना करिए, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। इसे सबसे पहले हमें बुरी संगत से बचाना होगा। लेकिन बेटा, हम तो इसको समझाकर हार गए। घर में क्या कमी थी जो इसे चोरी करने की सूझी? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें दुखी देख दुर्गा का पति बोला, पापा आप परेशान मत हो, दीपक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और वहीं रखूंगा। दूर रहेगा तो बुरे दोस्तों की संगत अपने आप छूट जाएगी और वहीं मैं इसे काम धंधा सिखा दूंगा। पढ़ाई तो वैसे इसने करनी नहीं, लेकिन बेटा मैं नहीं चाहता इसकी वजह से दुर्गा को कुछ सुनना पड़े। यहाँ तो बदनामी हो ही गई, वहाँ इसने ऐसा वैसा कुछ कर दिया तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिर समधी समधन क्या कहेंगे? नहीं बेटा, इसे यहीं रहने दो, जो हमारी किस्मत में लिखा है हम भोगेंगे। उनकी बातें सुन दुर्गा बोली, पापा ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या आपको अपनी बेटी जमाई पर विश्वास नहीं है? मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, इतना तो आपको भी पता है। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखो और ज़्यादा कुछ मत सोचो। अभी आप आराम करो, काम पर जाने की भी ज़रूरत नहीं, हम बीच बीच में आते रहेंगे। वैसे कृष्णा तो है ही, उसे मैंने समझा दिया है। बेटा कृष्णा को तो कल ही जाना है, भूल गई क्या? अरे हाँ पापा, इन सब में तो हम ये ज़रूरी बात भूल ही गए थे। कोई बात नहीं कृष्णा, तू जाने की तैयारी कर, मैं पापा का ध्यान रखूंगी। दीदी आपने कैसे सोच लिया कि मैं पापा को इस हालत में छोड़कर चली जाऊंगी? इस समय पापा को मेरी ज़रूरत है। अगर मैं चली गई तो मम्मी अकेली पड़ जाएगी। ये क्या कह रही है कृष्णा तू? अरे तेरे बरसों की मेहनत है ये, क्यों हमारे कारण इस सुनहरे अवसर को छोड़ रही है? तू जा मेरी बेटी, तेरे पापा ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ कृष्णा, पापा सही कह रहे हैं, मैं कुछ दिन रुक जाऊंगी यहाँ पर।
नहीं दीदी, आप मायका और ससुराल दोनों कैसे संभालोगे? और अभी रोहन 2 साल का ही तो है। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि पापा को ऐसी हालत में छोड़ चली जाऊं। मैं यहीं रहकर अपना सपना पूरा करूंगी, लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। कृष्णा ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर दिया। वो अपने पिता की देखभाल के साथ साथ अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करती रहती। रमेश तो बिस्तर पर ऐसा लगा कि चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। दीपक ने जो जख्म दिया था वो अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। वो चिंता में घुले जा रहे थे, इसलिए दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी। घर की जमा पूंजी भी खत्म होती जा रही थी। कृष्णा ने ट्यूशन करना शुरू कर दिया था। उससे कुछ सहारा तो जरूर लगा था, लेकिन इतना काफी ना था। कृष्णा खुद चिंतित थी और ये चिंता तभी मिट सकती थी जब किसी अच्छी जगह उसकी नौकरी लग जाती है। वो भगवान से जल्द नौकरी लगने की प्रार्थना करती। आज ईश्वर ने उसकी सुन ली थी। सुबह जैसे ही कृष्णा पूजा कर उठी थी कि तभी उसे डाक मिली। जैसे उसने लिफाफा खोला, उसे पढ़ उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो अपने मम्मी पापा को खुशखबरी सुनाते हुए बोली, आज आप दोनों के आशीर्वाद और मेरी मेहनत सफल हो गई। आज मेरी नौकरी लग गई। कृष्णा ने देखा उसके पापा कुछ उदास है। वो बोली, पापा आपको खुशी नहीं हुई मेरी नौकरी लगने की? खुशी तो बहुत है बेटा, लेकिन साथ ही साथ इस बात का अफसोस है कि मेरी बेटी इससे कहीं ज्यादा की अधिकारी थी, लेकिन मेरी वजह से वो आगे ना बढ़ सकी। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरे कारण तेरा सपना अधूरा रह गया। ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? आपने तो समाज की परवाह किए बगैर हमेशा मेरा साथ दिया है। आपके कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और देखना मैं यहीं नहीं रुकूंगी। ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकती। ये तो मेरी मंजिल का बस एक पड़ाव है। मेरी बच्ची, मुझे यकीन है तेरे मजबूत इरादों पर। भगवान से यही प्रार्थना है कि वो तेरे सपने पूरे करे। धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता जा रहा था। कृष्णा को नौकरी करते हुए 4 साल हो गए थे, और इस बीच अपनी योग्यता के बलबूते परीक्षा पास कर प्रथम श्रेणी अधिकारी नियुक्त हो चुकी थी। रमेश की तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर हो गई थी। दूर रहने से दीपक की भी बुरी संगति और आदतें छूट गई थी, और उसने मोबाइल का कामकाज सीख लिया था। उसमें आए बदलाव और उसकी इच्छा को देख कृष्णा व उसके पिता ने उसका मोबाइल का एक शोरूम शुरू करवा दिया था। रमेश भी उसके साथ शोरूम पर ही बैठते और उस पर पूरी निगाह रखता था। अब सबने उसे घर की जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी थी, जिससे कि वो कामों में लगा रहे, उसका ध्यान ना भटके। संडे का दिन सभी घर पर थे। दुर्गा भी अपने पति के साथ वहां आई हुई थी। दोपहर खाना खाने के बाद रमेश ने कृष्णा से कहा, बेटा अब तो तेरा सपना पूरा हो गया है और तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। दीपक भी अब अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाल रहा है। बस अब तू मेरी एक इच्छा पूरी कर दे तो मुझे चैन मिले। पापा, कौन सी इच्छा? आप मुझे बताओ, मैं जरूर पूरी करूंगी। बेटा तू भी अपना घर बसा ले। मैं जाने से पहले तेरा भी परिवार देखना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो पापा? आप कहाँ जा रहे हो? ये क्या कह रहे हो पापा? आप कहाँ जा रहे हो? और क्या ये मेरा परिवार नहीं? मुझे नहीं करनी शादी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा मत कह। तुझे मेरी कसम, लड़कियों को तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही होता है, हमारी पसंद से नहीं। तो अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो बता दे, हम उसी से तेरी शादी कर देंगे। पर तू शादी के लिए हाँ कर दे। मेरा दिल बेचैन रहता है, लगता है अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। रमेश जी की बातें सुनकर कमलेश बोली, यह क्या कह रहे हो जी आप? कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। कहीं नहीं जा रहे हो आप? देखना अभी तो आप अपने पोता पोती नातियों की शादी भी देखेंगे। कह कमलेश आंसू पोंछने लगी। उनकी बातें सुन सभी की आंखों में आंसू आ गए। दुर्गा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ कृष्णा, तू शादी कर ले। अरे ये सब पहले होता था कि शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती थी। अब ऐसा कुछ ना है। देखती नहीं है मुझे, हर महीने यहाँ आई बैठी रहूं, और मैं भी तो इसके साथ साथ वह साली साहिबा के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने पहुंच जाता हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर सभी हंसने लगे और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। इनकी एक रिश्ते की मौसी जो मुंबई रहती थी, अभी दिल्ली शिफ्ट हुई है। उनका लड़का भी अफसर है और उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे यहाँ आई थी
तो कह रही थी, दुर्गा अपनी जैसी लड़की हमारे विनय के लिए भी ला दे। अगर कृष्णा तू हाँ कहे तो मैं आगे बात चलाऊं। दुर्गा ने कहा, अरे बिटिया, ये भी पूछने की बात है भला, तू अगले हफ्ते बुला ले उन लोगों को यहाँ, ठीक है ना कृष्णा? जैसा आप लोग सही समझो। कृष्णा ने बेमन से सहमति दे दी। उन लोगों के आने से एक दिन पहले दुर्गा अपने मायके आ गई। उसे आया देख कमलेश बोली, अरे दुर्गा, तुझे तो कल उन लोगों के साथ आना था, फिर आज कैसे? अरे आज मैं अपनी इस अफसर बहना के लिए आई हूँ। इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाकर थोड़ा लड़की जैसी बना दूँ। क्या मतलब, क्या मैं लड़की जैसी नहीं? कृष्णा मुंह बनाते हुए बोली, अरे बहना, लड़की तो है पर बहुत सीधी सादी, और आजकल के लड़कों को चाहिए थोड़ी फैशन वाली लड़कियाँ। क्या कमी है हमारी कृष्णा में? अफसर है, इतने लोग इसके नीचे काम कर रहे हैं। कमलेश बोली, अरे माँ, तुम भी बुद्धू रहोगी। वो अफसर नहीं, लड़की देखने आ रहे हैं। तुम्हें पता है हमारे समाज का गुण तो वो बाद में देखेंगे, पहले तो लड़की सुंदर लगनी चाहिए। इसलिए मैं इसे ब्यूटी पार्लर ले जाने आई हूँ। मुझे नहीं जाना किसी पार्लर में, जैसी हूँ उन लोगों को मुझे उसी रूप में पसंद करना होगा। पागल हो गई है क्या? आजकल दिखावे का जमाना है, ऐसी उनके सामने आएगी तो क्या पसंद नहीं करेंगे? लेकिन मैं झूठ के आधार पर कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। मैं जैसी हूँ उनके सामने वैसी ही आऊँगी। कह कृष्णा वहाँ से उठ गई। उसके जाने के बाद दुर्गा ने अपना माथा पीट लिया। अगले दिन उसने अपनी माँ के साथ चाय नाश्ते की तैयारी करवा दी। उसके बाद वो कृष्णा को देखने उसके कमरे में गई। कृष्णा को एक साधारण सा सूट पहने देख वो बोली, अरे कृष्णा, ये क्या कपड़े तो कम से कम ढंग के पहन ले। क्यों, क्या कमी है इन कपड़ों में? मैं अपनी ऑफिस की मीटिंग में इनको ही तो पहनकर जाती हूँ। बहना, आज ऑफिस नहीं, तेरी जिंदगी की मीटिंग है। जा अपनी बड़ी बहन की इतनी सी बात मान ले, एक अच्छा सा सूट पहन ले। अच्छा चल, मैं ही निकाल देती हूँ। कह उसने अलमारी से एक सुंदर सी सलवार कमीज निकाल दी। कृष्णा कपड़े पहन जब बाहर आई तो दुर्गा ने उसे प्यार से कहा, चल पार्लर तो नहीं गई, मैं ही तेरा हल्का फुल्का मेकअप कर देती हूँ। ना दीदी, मेकअप तो बिल्कुल ना करूँगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये लिपा पोती। अच्छा चल, हल्की सी लिपस्टिक तो लगा ले। कहते हुए दुर्गा ने हल्की गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा दी। उसके बालों का जूड़ा बना दिया। इतना सा मेकअप करते ही कृष्णा के सांवले सलोने चेहरे पर रौनक आ गई थी। थोड़ी सी देर में दुर्गा का पति मेहमानों को लेकर आ गया। उसकी मौसी ने बैठते ही दुर्गा की तारीफ करते हुए उसकी माँ से कहा, आपकी बड़ी बेटी जितनी रूपवान है उतनी ही गुणवान है। मैंने तो अपनी बहन से कह दिया था कि हमारे विनय के लिए भी अपनी दुर्गा जैसी बहू ढूंढ दे। जब उन्होंने बताया कि दुर्गा की बहन है जो हमारे विनय की तरह ही अफसर है, तो बस जी, हमसे तो सब्र ही ना हुआ, पता चलते ही आ गए। अब तो बहू, तू अपनी बहन को बाहर बुला ही दे। हाँ हाँ मौसी जी, अभी बुलाती हूँ। कह दुर्गा कृष्णा को लेने अंदर चली गई। थोड़ी देर में चाय नाश्ते के साथ दोनों बहनें बाहर आई। कृष्णा पर जैसे ही दुर्गा की मौसी सास की निगाह गई, उनका मुंह बन गया। दुर्गा उनका चेहरा देखते ही समझ गई। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, मौसी जी मिठाई खाइए, और जो पूछना है पूछ लो मेरी बहन से। देख लीजिए, अफसर है फिर भी कितनी सादगी से रहती है। ऐसा है बहू रानी, तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाली नहीं हूँ। तुमने तो हमारे साथ धोखा किया है। मैं तो समझती थी तेरी बहन तेरे जैसी रूपवान होगी, लेकिन ये क्या कह रही हो मौसी जी? क्या रूप रंग ही सब कुछ होता है, गुण कुछ नहीं? और आपने कब काली गोरी की बात की थी? आपने मेरी जैसी कही थी। मेरी नज़र में मेरी बहन मुझसे कहीं रूपवान और गुणवान है। ऐसा है बहू, मैंने तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। लोग पहले रंग रूप ही देखते हैं, गुण बाद में। आप एक बार विनय से तो पूछ लो मौसी जी, उन्हें कृष्णा कैसी लगी। उससे क्या पूछना है बहू, वो उसी लड़की को पसंद करेगा जिसे मैं करूँगी। कह वो सब उठकर चले गए। उनके जाने के बाद दुर्गा माफ़ी मांगते हुए कृष्णा से बोली, बहना मुझे माफ़ कर दे, आज मेरे कारण तुझे इतना कुछ सुनने को मिला। दीदी आप परेशान मत हो, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। दुनिया पहले भी रंग रूप देखती थी और आज भी। कह कृष्णा अंदर चली गई। रमेश अपने दोस्त के बेटे की शादी में गया हुआ था। शाम को जब वो लौटा तो बहुत ही खुश था। उसे इतना खुश देख कमलेश ने कहा, क्या बात है जी, आज बहुत दिनों बाद
आपको इतना खुश देख रही हूँ, कोई खास बात है? हाँ भाग्यवान, मैं कृष्णा की शादी के लिए चिंतित था। भगवान ने मेरी मुराद पूरी कर दी। शादी में मेरे दोस्त किशन का एक रिश्तेदार आया हुआ था। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो पता चला कि वो भी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा है और उनका बेटा भी अफसर है। किशन ने बताया था मुझे। फिर क्या था, मैंने अपनी कृष्णा के बारे में बताया तो वो लोग तुरंत राजी हो गए। उनकी बातें सुन कमलेश पहले तो खुश हुई, फिर थोड़ा उदास होते हुए बोली, सुनो जी, आपने उनसे सारी बातें खुलकर कर ली थी। मैं ना चाहती हूँ हर बार मेरी बेटी का दिल टूटे। हाँ, मैंने उन्हें फ़ोन में कृष्णा की फ़ोटो दिखा दी थी, साथ ही रंग के बारे में बता दिया था। मेरी बात सुनकर वो लोग बोले कि भाई साहब, गुणों के आगे रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। दोनों एक जितने पढ़े लिखे हैं और एक जैसे पद पर है तो हम तो अगले हफ्ते आकर रिश्ता पक्का कर जाएंगे। तब मैंने कहा, भाई साहब, हमें इतनी जल्दी नहीं, बच्चे एक दूसरे को देखे भाले, बातचीत करें, सब तसल्ली हो जाने पर फिर आगे बात बढ़ाएंगे। उन्हें मेरी बात जच गई। अगले हफ्ते लड़का भी साथ आएगा। कृष्णा और वो आपस में मिल लेंगे, क्या पता दोनों के विचार मिल जाए। सच मेरा दिल कहता है इस बार बात जरूर बन जाएगी। कृष्णा के ऑफिस लौटने के बाद रमेश ने उसे सारी बातें बताई। ये सब सुनकर वो बोली, पापा, आप क्यों मेरी शादी करना चाहते हैं? क्या मैं आपको इस घर में अच्छी नहीं लगती? क्या ये घर मेरा नहीं? नहीं बेटा, ये घर भी तेरा ही है। तू तो हमारे घर की रौनक है, पर जो परंपरा चली आई है बेटा, वो तो निभानी पड़ती है। बेटियों को शादी कर दूसरे घर जाना ही होता है। अच्छा छोड़ इन बातों को। देख, मैं लड़के की तस्वीर लाया हूँ फ़ोन में। देख, है ना सुंदर? पापा, वो सुंदर है तो क्या मुझे पसंद करेगा? क्यों नहीं करेगा? तू देख तो सही। आपने देख लिया ना पापा, बस बहुत है। नाराज है अपने पापा से? नहीं पापा, तो एक नज़र देख तो सही। अच्छा पापा, आप इसे मेरे फ़ोन पर भेज दो, मैं कपड़े चेंज कर देख लूँगी। कपड़े चेंज करने के बाद कृष्णा अपने व्हाट्सएप मैसेज देखने लगी। तभी उसकी नज़र अपने पापा के मैसेज पर पड़ी। ना चाहते हुए भी बेमन से उसने मैसेज खोला। जैसे ही फोटो पर उसकी नज़र पड़ी, उसके हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। उसने दोबारा उस तस्वीर को देखा। हाँ, ये तो मोहनी ही है, उसका क्लासमेट। ये वो यही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मध्यम कद, गेहुआ रंग, आकर्षक व्यक्तित्व का शर्मीला सा नौजवान। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। कितनी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो सबसे दूरी बना अपनी सीमित सी दुनिया में रहे। उसकी तरह हमेशा पढ़ने लिखने में लगा रहता था। कृष्णा आंखें बंद कर लेट गई, लेकिन यादों का झंझावत थमने का नाम नहीं ले रहा था। मोहन से उसकी ना के बराबर बातचीत हुई थी, पहली बार। हाँ, सेकंड ईयर में 10-15 दिनों से वो कॉलेज नहीं आ रहा था। साथ पढ़ने वाले दूसरे स्टूडेंट से पता चला कि उसे टाइफाइड हो गया है। ठीक होने के बाद जब वो आया तो सभी उसका हालचाल पूछ रहे थे। औपचारिकतावश वो भी अपने को रोक ना सकी और जाकर उसकी तबीयत के बारे में पूछने चली गई। पहली बार उसने उसे इतने करीब से देखा था। अजीब सी कशिश थी उसकी आंखों में, जिसे देख उसका मासूम सा दिल भी मचल उठा था। वो जल्दी से वहां से चली गई। अगले दिन जैसे ही वो कॉलेज पहुंची कि तभी उसने देखा मोहन उसकी ओर आ रहा है। वो उससे सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो दूसरी तरफ मुड़ गई। तभी पीछे से मोहन ने उसे आवाज़ दी, कृष्णा जी, और उसके कदम वहीं थम गए और सांसें तेज तेज चलने लगी। मोहन उसके पास आया और बोला, देखिए, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मुझे पिछले दिनों के नोट्स दिखा दीजिए, जिससे कि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। उसने सहमति में सिर हिला दिया और अगले दिन ही उसने सारे नोट्स लाकर उसे दे दिए। नोट्स वापस लेते हुए मोहन ने उसे बहुत शुक्रिया कहा था। कृष्णा को याद आ रहा था कि जैसे वो उस समय हर पल उसके बारे में सोचती रहती थी, लेकिन जल्दी ही उसने इन बातों को दरकिनार कर दिया और फिर से अपने लक्ष्य पर नज़र बना ली थी। आज इतने सालों बाद मोहन का रिश्ता उसके लिए विश्वास नहीं हो रहा था उसे। क्या वो उसे पसंद करेगा या फिर वही सब? वो तो इतने आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है और अच्छी पोस्ट पर भी है, फिर क्यों उसे पसंद करेगा? नहीं नहीं, मोहन और लड़कों जैसा नहीं था, उसके विचार अलग थे, इतना तो वो जानती ही थी। लेकिन मेरे जैसी लड़की को जीवन संगनी बनाएगा,
सोचते सोचते कृष्णा की आंख लग गई। आखिर संडे भी आ गया। दुर्गा पहले ही अपने मायके आ गई थी। दोपहर होते होते मोहन अपने माता पिता के साथ उनके घर पहुंच चुका था। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कृष्णा भी चाय लेकर आ गई थी। मोहन की माँ ने उसे अपने पास बैठाया और उसे प्यार से 2-4 सवाल जवाब किए। रमेश और मोहन के पिताजी आपस में बातचीत कर रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद मोहन की माँ ने कहा, भाई साहब, हमें लड़की पसंद है, आप तो शादी की तैयारी करो। ये सुन दुर्गा बोली, मौसी जी, आप इतनी जल्दी मत करो, आराम से तसल्ली कर लो, क्योंकि ये शादी ब्याह का मामला है। हाँ बहन जी, जल्दबाजी करना सही नहीं है। जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो, अच्छे से हमारी कृष्णा को देख लो। ऐसा ना हो कि बाद में आप हमारी लड़की से रंग के लिए उसको कुछ कहो। ये क्या कह रही हो बहन जी आप? लड़की है, कोई सामान थोड़ी ना है जो अच्छे से देखे भाले। और रंग का क्या है? असली पहचान तो इंसान के गुणों में होती है, जो मैंने पहली नज़र में कृष्णा को देखते उसमें पहचान लिए थे। अपनी बहू के रूप में मुझे जैसी लड़की चाहिए थी, कृष्णा वैसी ही है। और बहन जी, श्याम रंग तो कृष्ण भगवान का भी था, मोहन की माँ ने कहा। बहुत ऊंचे विचार है बहन जी आपके। आजकल के समय में आप जैसे लोग मिलना मुश्किल ही है। बस एक बार लड़का लड़की आपस में बातचीत कर एक दूसरे के विचार जान लेते हैं तो सही रहता। कमलेश बोली, बहन जी, मेरा बेटा श्रवण कुमार है, जो उसके माता पिता कहते हैं वही उसके लिए पत्थर की लकीर है। मोहन की माँ ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान ने आपको एक हीरे जैसा बेटा दिया। फिर भी एक बार दोनों एक दूसरे को समझ लेते तो हमें तसल्ली हो जाती। आखिर जीवन इन दोनों को ही एक साथ गुजारना है, रमेश ने कहा। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो भाई साहब। मोहन बेटा, हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तुम दोनों को जो भी एक दूसरे के बारे में जानना पहचानना है पूछ लेना, मोहन के पिता ने कहा। नहीं पिताजी, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप दोनों ने जो मेरे लिए फैसला किया है मुझे वो मंजूर है। और ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि कृष्णा जैसी लड़की मुझे जीवन संगनी के रूप में मिली है, मोहन ने कृष्णा की ओर देखते हुए कहा। मोहन की बात सुन कृष्णा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी सहमति से उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। शादी की तारीख 2 महीने बाद के लिए निश्चित हुई। इन 2 महीनों के दौरान कृष्णा व मोहन के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई और ना ही मिलना जुलना। इस बात का कृष्णा को बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि वो मोहन के स्वभाव से अच्छे से परिचित थी। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका हर लड़का लड़की के जीवन में विशेष महत्व होता है। हमेशा साधारण रहने वाली कृष्णा आज दुल्हन के रूप में पूर्णिमा का चांद लग रही थी। उसके चेहरे की आभा देखते ही बनती थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही कृष्णा है। दूसरी ओर मोहन तो वैसे ही आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। आज दूल्हे के रूप में वो एक सजीला नौजवान लग रहा था। शादी संपन्न होने के बाद विदाई के समय कमलेश और रमेश का रो रो कर बुरा हाल था। कृष्णा भी कम भावुक ना थी। उनसे विदा लेते हुए रमेश ने कृष्णा को गले लगाते हुए कहा, बिटिया, मैं तुझे एक घर से दूसरे घर विदा कर रहा हूँ, पर ये मत समझना कि तू हमारे घर के लिए पराई हो गई है। ये घर अब भी तेरा है। कभी भी किसी भी समय अपने पिता को पुकारेगी, वो अपनी बेटी के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। कमलेश ने भी अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, कृष्णा, अब तू बेटी के साथ साथ बहू भी है। 2 घरों की मान मर्यादा तेरे कंधों पर है। उन्हें संभाल कर रखना तेरी जिम्मेदारी है। कभी भी अपने माँ बाप के संस्कारों को शर्मिंदा मत करना। ससुराल वालों का सम्मान करना, लेकिन अपना आत्मसम्मान बनाए रखना। मुझे यकीन है मेरी बेटी घर बाहर के कामों में तालमेल बनाकर चलेगी और अपने काम व व्यवहार से सबका दिल जीत लेगी। दुर्गा ने अपनी बहन को प्यार करते हुए कहा, मेरी भोली सी प्यारी सी कृष्णा को भगवान जीवन की सारी खुशियाँ दे। जीवन के किसी मोड़ पर जब भी तुझे कोई समस्या हो, अपनी बहन को याद कर लेना, वो तेरे लिए दौड़ी आएगी। दीपक ने अपने जज्बातों को काबू में रखते हुए कहा, दीदी, आप मम्मी पापा की ओर से बेफिक्र रहना। मैं सबका पूरा ध्यान रखूंगा और अपनी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। उसने आंसू पोंछते हुए अपनी बहन को विदा किया। कृष्णा ने अपने माता पिता की सभी बातों व संस्कारों को आंचल में गांठ बांध भावी जीवन के सुखद स्वप्न आंखों में संजो अपनी ससुराल में कदम रखा।
देवी देवताओं की पूजा के बाद उसकी सास ने कृष्णा को एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू इनसे भी आशीर्वाद लो, ये तेरी सास है, मोहन की माँ। ये सुन कृष्णा को आश्चर्य हुआ। फिर उसने दोनों हाथ जोड़ अपनी सासू माँ से भी आशीर्वाद लिया। शाम को आस पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई के लिए आई तो कृष्णा को देख उसकी सास से बोली, क्या शांता तुम, लगता इसकी नौकरी और लेने पर मर गई। अरे जोड़ी तो मिला लेती, रंग तो देख अपनी बहू का। ऐसी बातें कृष्णा के लिए कोई नई नहीं थी, बचपन से ही तो सुनती आ रही थी, इसलिए उसने ये बातें दिल पर ना ली। इतनी देर में ही उसकी सास बोली, क्या करे बहन, किस्मत में जो लिखा हो वही आनी होती है। अब मोहन ने इसे ही पसंद किया तो हम क्या करें, भाई उसे ही जिंदगी गुजारनी है इसके साथ। ये सब तो उसे ही सोचना चाहिए था ना। अपनी सास की ऐसी बातें सुन कृष्णा को विश्वास नहीं हुआ। उसका मन कर रहा था कि वो उसी समय कह दे कि सासू माँ आप झूठ क्यों बोल रही है, आपने ही तो मुझे पसंद किया था। कितनी तारीफ कर रही थी आप उस समय मेरी, लेकिन संकोचवश वो कुछ नहीं कह पा रही थी। तभी पीछे से उसके ससुर की आवाज आई, क्या कमी है हमारी बहू में, लाखों में एक है और मैं अपनी बहू के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहता। ये सुन सभी औरतें चुप हो गई। कृष्णा का मन अपने ससुर के प्रति श्रद्धा से भर गया। रात को वो घड़ी आ गई जिसका हर पति पत्नी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे ही मोहन कमरे में आया कृष्णा लज्जा से और सिकुड़ गई। मोहन उसके पास बैठता हुआ बोला, कृष्णा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी जीवन संगनी बन गई हो। मैंने तो तुम्हें पाने की कल्पना की थी और भगवान ने देखो इसे हकीकत में बदल दिया। मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में रूठी हुई खुशियाँ अब मुझे फिर से मिलेगी और जिस प्यार को मैं अब तक तरस रहा हूँ, मेरे हिस्से का प्यार भी अब मुझे मिल जाएगा। मैं वादा करता हूँ जीवन के हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। कृष्णा तुम भी तो कुछ कहो, क्या तुम मुझे पाकर खुश हो? मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने दिल की बात मुझसे कहो। एक दूसरे के बारे में जानकर ही जीवन का ये सफ़र और हसीन बना पाएंगे। मोहन की बात सुन कृष्णा शर्माते हुए बोली, आप जैसा जीवन साथी मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सच कहूँ तो मेरी भावना भी आपसे अलग नहीं। जब आपको पहली बार देखा था तो मन के किसी कोने में आपकी मूरत संजो ली थी, लेकिन मुझे पता था आप चांद हो और शायद मेरे हाथ वहाँ तक ना पहुँचे। और वैसे भी मुझे अपनी सीमाएं पता थी, लेकिन जब आपका रिश्ता आया तो मेरे लिए ये किसी चमत्कार से कम ना था। चमत्कार नहीं पगली, ये हम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार था जो शब्दों का मोहताज नहीं था। और देखा ना, दिल के तार ऐसे जुड़े कि माँ जो मेरे लिए पहली लड़की पसंद की वो तुम ही निकली है। बुआ सच कहती थी कि भगवान मेरे दिल की हर मुराद एक ना एक दिन जरूर पूरी करेगी। कह उसने कृष्णा को अपनी बाहों में भर लिया। कृष्णा भी छुई मुई सी उसकी बाहों में सिमट गई। अगले दिन ससुराल में उसकी पहली रसोई थी। खाना खा उसके ससुर, बुआ सास और मोहन ने उसके बनाए खाने की खूब तारीफ की। बुआ सास तारीफ करते हुए बोली, साक्षात अन्नपूर्णा है ये तो, कितना स्वाद है इसके बनाए खाने में। कह उसने शगुन दिया। उनकी बात सुन कृष्णा की सास बोली, क्या जीजी कभी आपने हमारे खाने की तो इतनी तारीफ ना करी? क्या हम बढ़िया खाना ना बनाते? मैंने कब कहा तो अच्छा खाना नहीं बनाती, लेकिन बहू जितना बढ़िया नहीं। सुन कृष्णा की सास और उसकी ननंद का मुंह उतर गया। कृष्णा ने घर व ऑफिस की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी। वो दोनों जगह सामंजस्य बनाकर चल रही थी। उसकी शादी को 1 महीना हो गया था। बुआ सास वापस अपने घर जा रही थी। जाते हुए वो कृष्णा को आशीर्वाद देते हुए बोली, बहू भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तेरी सास ने कभी मेरे मोहन का भला ना सोचा, लेकिन उसने बुरा करते करते एक अच्छा काम कर दिया कि तुझे मेरे मोहन की बहू बनाकर ले आई। तेरा काम व व्यवहार देख अब मैं अपने मोहन की ओर से निश्चित हो गई हूँ। उसकी माँ के जाने के बाद मैंने कभी उसे इतना खुश नहीं देखा। वैसे भी शांता ने कहाँ इसे अपना बेटा माना है, हमेशा अपने बेटा बेटी में ही लगी रही। दोस्त मेरे भाई का है जो दूसरी शादी करते ही अपने पहले बेटे को भूल गया। बहू मेरा मोहन बहुत सीधा है, वो तो आज तक इन लोगों का छल कपट ना समझा। तुम होशियारी से काम लेना, आगे तुम खुद समझ जाओगी। बुआ क्या कह रही थी?
कृष्णा को बुआ की बातें ज़्यादा समझ तो नहीं आ रही थी, फिर भी उसने सहमति में सिर हिला दिया। शादी के बाद कृष्णा जब पहली बार अपने मायके गई तो सभी उसे देख बहुत खुश हुए और रमेश कमलेश अपनी बेटी को आशीर्वाद देते ना थक रहे थे। 2 दिन रुककर कृष्णा वापस अपने ससुराल आ गई। कृष्णा अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, फिर भी उसकी सास व ननंद कुछ न कुछ कमी निकाल उसे ताने मारने से ना चुकती थी। कृष्णा कई बार उन सब का ये बर्ताव देख दुखी हो जाती थी। तब मोहन उसे समझाते हुए कहता, कृष्णा माँ बड़ी है, कुछ कह दिया तो इतना बुरा क्यों माना, और सोनाली तो अभी बच्ची है, इनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। हाँ, उसके ससुर उसकी तरफदारी करते हुए उसकी सास वे अपनी बेटी को डांट दिया करते थे कि तुम क्यों इसके पीछे हरदम पड़ी रहती हो। एक दिन कृष्णा जब ऑफिस जाने लगी तो उसके ससुर बोले, बेटा जरा 3000 दो, बिजली का बिल भरना है। तुमसे ना लेता, लेकिन तुम्हें पता है ना शादी में कितने खर्चे होते हैं। ये सुन कृष्णा बोली, कोई बात नहीं पापा, घर खर्चे की जिम्मेदारी हमारी भी है। अब तो जब तब उसका ससुर उससे कुछ ना कुछ पैसे लेते रहते। कृष्णा को थोड़ा अजीब लगने लगा था, क्योंकि उसके पति अपनी तनख्वाह अपने पिताजी के हाथ में ही रखते थे। उसके बाद भी उसके ससुर महीने में कई बार घर खर्च के नाम से उससे पैसे लेते। कुछ महीने बाद ही उसकी ननंद की शादी तय हो गई। उसके ससुर ने कृष्णा व मोहन को एक दिन अपने पास बुलाकर कहा, तुझे तो पता ही है ना मोहन, तेरी बहन के ससुराल वाले अच्छे खाते पीते लोग हैं, इसलिए उनके हिसाब से ही हमें लेन देन करना होगा। अब सब हमारी तरह तो होते नहीं ना कि जो बिना दहेज के शादी कर ले। ये सुन कृष्णा को थोड़ा बुरा लगा। सब कुछ तो लाई थी वो अपनी शादी में, उसके बाद भी, लेकिन वो लिहाज के मारे बोल ना पाई। तुम्हारी सैलरी तो घर खर्च में ही निकल जाती है, और तुम्हारे छोटे भाई की अभी इतनी तनख्वाह नहीं कि वो सहारा लगा सके, इसलिए बहू तुम्हें भी शादी में पूरा सहयोग करना होगा। उनकी बातें सुन कृष्णा ने कहा, पिताजी आप कैसी बातें करते हो, सोनाली आपकी बेटी ही नहीं, मेरी ननंद भी है, आप बेफिक्र रहे, हम उसकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। शादी में अच्छी खासी रकम खर्च हो गई, जिसमें आधी कृष्णा के खाते से गई। कृष्णा जब से इस घर में आई थी तब से ही देख रही थी कि उसके ससुर मोहन की अपेक्षा अपने छोटे बेटे संजय को अधिक प्यार करते हैं और उसकी हर मनचाही मांग को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। संजय ने छोटा सा बिजनेस किया हुआ था, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से हर बार बिजनेस में घाटा हो जाता था। उसकी भरपाई के लिए उसके सास ससुर जब तब खुद भी और मोहन से भी पैसे ले उसके बिजनेस में लगाते रहते थे। मोहन ने कितनी बार अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की कि संजय सही संगति में नहीं चल रहा, अपनी बुरी आदतों के कारण ही वो बार बार बिजनेस में घाटा कर रहा है, लेकिन हर बार माँ बाप संजय का ही पक्ष लेते हुए मोहन को कहते, नहीं बेटा, वो बेचारा अपनी ओर से पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहा है, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं देती। उनका ऐसा रवैया देख मोहन ने कहना ही छोड़ दिया था। इस बीच कृष्णा की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी। वो माँ बनने वाली थी। ये खुशखबरी जब उसने मोहन को दी तो उसने खुशी से झूमते हुए कृष्णा को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार करते हुए बोला, कृष्णा सचमुच मेरे सुने जीवन में तुम बहार बनकर आई हो। पहले पति और अब पिता बनने का सौभाग्य तुम्हारे कारण ही मुझे मिला है। सुनो, अब तुम्हें ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी बात का तनाव लेने की। अब पूरा ध्यान अपने खान पान पर दो, जिससे कि तुम और हमारा होने वाला बच्चा सेहतमंद रहे। कृष्णा ने उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला दिया। एक दिन दुर्गा कृष्णा से मिलने आई तो उसने अपने देवर और अपने सास ससुर की बातें उसे बताई तो वो उसे समझाते हुए बोली, माना कृष्णा, तुम्हारा संयुक्त परिवार है, लेकिन देखो तुम्हारा भी नन्हा मेहमान आने वाला है और अपने भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखो। घर में तुम हो ही कितने प्राणी और एक तनख्वाह तो तुम दे ही रही हो ना। ये सुन वो बोली, क्या करूं दीदी, मेरे ससुर मेरा बहुत मान करते हैं और मैं उन्हें ना नहीं कर पाती। सोचती तो मैं भी हूँ बचाने की, लेकिन हो ही नहीं पाता। तेरी बात सही है, लेकिन इस तरह दोनों हाथ से बिना सोचे समझे व्यर्थ में पैसे लुटाना समझदारी नहीं। भविष्य में क्या जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते, आगे तुम्हारी मर्जी, कह दुर्गा चली गई।
और वो खुशियों भरा दिन भी आ गया। कृष्णा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसे गोद में उठाते हुए मोहन और कृष्णा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कृष्णा का चेहरा नारी की संपूर्णता पा और खिल उठा था, किंतु उसके सास ससुर अब भी अपनी दुनिया में ही मस्त थे। उन्हें पोते से भी कोई खास लगाव ना था। हाँ, लगाव तो था, तो बस रुपये और पैसों से। कुछ महीने बाद ही कृष्णा के देवर का रिश्ता पक्का हो गया। एक रात खाना खाते हुए उसके ससुर ने मोहन से कहा, बेटा, तेरे छोटे भाई का रिश्ता तय हो गया है, ये तो तुम्हें पता ही है, और कुछ महीने बाद शादी हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ ये घर थोड़ा छोटा है, इसे बेचकर हम एक बड़ा घर ले लेते हैं जिसमें सारा परिवार एक साथ रह सके। ये सुन वो बोला, कह तो आप सही रहे हो पापा, मकान तो मैंने देख लिया है, लेकिन पैसे थोड़े ज़्यादा है। तुझे तो पता ही है ना सोनाली की शादी में कितना खर्चा हो गया। थोड़े बहुत तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम बहू के जीपीएफ से कुछ पैसे निकलवा लें। ये सुन कृष्णा बोली, नहीं पापा, मैं अपने जीपीएफ से पैसे नहीं निकाल सकती। मेरे अकाउंट में तो वैसे भी अब कुछ नहीं है। बिट्टू के भविष्य के लिए भी तो कुछ सोचना है ना। हाँ पापा, कह तो कृष्णा सही रही है, संजय भी लोन क्यों नहीं ले लेता। ये सुनकर कृष्णा के ससुर बोले, उसने बिजनेस के लिए अभी तो लोन लिया था, फिर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा लोन। मुझे समझ नहीं आ रहा बहू को पैसे देने में क्या हर्ज है। पापा, जब मेरे पास पैसे थे मैंने बिना कहे निकाल दिए, अब नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं। ये सुनकर उसकी सास गुस्से से बोली, अपने जीपीएफ से ही निकाल, तेरी एफडी भी तो होगी। शादी से पहले ही तू नौकरी कर रही थी, तेरी सरकारी नौकरी देखकर ही तो हमने शादी की थी, नहीं तो तेरे जैसी काली लड़की को हम बहू बनाकर लाते क्या। ये सुन कृष्णा सन रह गई। ये कैसी बातें कर रही हो मम्मी, उस दिन तो आप कह रही थी कि आप मेरे स्वभाव को देखकर मुझे अपना रही हो, और आज जब मेरे पास पैसे नहीं तो आप ऐसी बातें कर रही हो। सुन रहे हो पापा मम्मी की बातें? सुन रहा हूँ बहू, कुछ गलत नहीं कह रही, सही कह रही है। ये सुन उसे बहुत गुस्सा आया। वो बोली, आज आप सबका असली रूप मेरे सामने आ गया। मेरा तो रंग काला है, लेकिन आप लोगों का तो मन काला है, जिसमें इतने नीच विचार भरे हुए हैं। पापा, मैं तो आप दोनों को अपने माता पिता मान इज्जत करती थी, लेकिन आज मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है कि मैं आपके अंदर बैठे चोर को क्यों ना पहचान पाई। आप सिर्फ मुझसे पैसे ऐंठने के लिए ही मीठी बातें करते थे। छी पापा, आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, वरना क्या करोगी तुम, जरा सुने तो हम भी। उसके ससुर गुस्से से बोले, पिताजी, अपने व अपने बच्चे के हक के लिए मैं आपको काली का रूप धरकर दिखा सकती हूँ, समझ रहे हैं ना आप। अपनी बहू का रौंदर रूप देख उसके सास ससुर सक पका गए और आखिरी हथियार के रूप में अपने बेटे की ओर देखते हुए बोले, देख रहा है अपनी बेइज्जती करवाने के लिए लेकर आए थे क्या हम इसे। ये सुन मोहन बोला, पिताजी, अपमान तो आप सबने किया है आज तक इसका, ये तो आते ही इस घर की हो गई थी, क्या नहीं किया इसने इस घर के लिए। आपको अपने माता पिता से बढ़कर माना, लेकिन आपने इसे मेरी तरह ही पैसे छापने की मशीन से ज्यादा कुछ ना समझा। आपको तो आज तक अपने बेटे की भावनाओं की कदर नहीं रही, तो फिर इसकी क्या होगी। मेरी माँ के जाने के बाद आपको तो नई पत्नी मिल गई, लेकिन मुझसे तो मेरा पिता भी छिन गया। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि रात को मैं कितना रोया करता था और कितनी ही रात में भूखा सोया। ये तो मेरी माँ के कोई पुण्य कर्म रहे होंगे जो कृष्णा मुझे पत्नी के रूप में मिली, और इसके लिए तो मैं माँ को भी धन्यवाद करता हूँ। कृष्णा को पसंद करते हुए उसके मन में चाहे कैसी भी भावनाएं रही हो, लेकिन इसे मेरी पत्नी बना आपने मेरा भला ही किया। वैसे माँ, मैंने तो हमेशा आप में अपनी माँ की छवि को ही देखा है, लेकिन आपने कभी मुझे अपना बेटा नहीं माना। आप तो दूसरी थी, मेरा खुद का पिता ही मुझे भूल गया, तो आपसे क्या उम्मीद रखूं। मैं इतने वर्षों से आप लोगों के दिए हर अपमान को चुपचाप सहता रहा, क्योंकि आप मेरे माता पिता, लेकिन जब माता पिता ही अपना भूल जाए तो अपना अपमान तो मैं सह सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी का नहीं। जब हम दोनों के लिए आपके मन में नफरत ही है, तो इस घर में एक साथ रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। हम जा रहे हैं, अब हम अलग रहेंगे। कृष्णा, चलने की तैयारी करो। ये आप क्या कह रहे हो? मम्मी पापा को छोड़ हम अलग रहे, ये नहीं हो सकता, कृष्णा ने कहा।
इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम इनके साथ रहना चाहती हो। वो हमारे बड़े हैं, गुस्से में आकर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं हम उन्हें छोड़कर चले जाए। क्या अच्छा लगेगा माता पिता के होते हुए हम अनाथों की तरह जिंदगी गुजारे। हम जहाँ रहेंगे सब साथ रहेंगे। कृष्णा की बात सुन उसके सास ससुर का चेहरा शर्म से झुक गया है। चाहकर भी उनके मुंह से बोल नहीं निकल पा रहे थे। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसकी सास बोली, बहू हमारे गुनाह माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन हो सके तो हमें माफ़ कर दे। हमने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तेरे मन में हमारे लिए इतना दया भाव। सचमुच तेरे माता पिता महान है जिन्होंने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। हाँ बहू, तेरी सास सही कह रही है। आज तू अपने कर्मों द्वारा इतने ऊपर उठ गई है, चाहकर भी हम तेरे कद को छू नहीं सकते। जहाँ उन्होंने कृष्णा के सिर पर हाथ रख दिया, उन दोनों की बातें सुन कृष्णा बोली, आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? आप बड़े हो, मुझसे माफ़ी मांग, मुझे पाप का भागी मत बनाइए। बस अपना आशीर्वाद हमारे सिर पर सदा बनाए रखिए। मोहन के पिता उसकी ओर देख बोले, मोहन तेरा मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। सच कहता हूँ मैंने कभी पिता का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन तू अपने सभी फर्ज निभाता रहा। मैं कहते कहते मोहन के पिता का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। मोहन अपने पिता के गले लग गया और बोला, पापा और कुछ ना कहिए। और दोनों की आंखों से निकले आंसुओं का सैलाब में दिल के सारे बैर भाव बह निकले। इस भावुक क्षण में कृष्णा व उसकी सास भी अपनी आंखों से निकल आई। विरल अश्रुधारा को रोक नहीं पाई। सभी के चेहरों पर तूफान गुजर जाने वाले बाद की शांति दिखाई दे रही थी। कृष्णा के सास ससुर का अब अधिकतर समय अपने पोते के साथ खेलने में या घर के छोटे मोटे कामकाज में मदद करने में बीतने लगा था। माता पिता के द्वारा उसका पक्ष ना लेने व मोहन के समझाने से संजय ने भी अपने भावी जीवन को ध्यान में रख बुरी संगति छोड़ दी और अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा। कृष्णा ने अपनी सूझबूझ और विवेक से अपने घर को टूटने से बचा लिया, साथ ही अपने सास ससुर को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया। सही कहा गया है, व्यक्ति अपने रंग रूप से नहीं अपितु अपने गुणों व संस्कारों द्वारा महान बनता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।